all the activities that give income in return are called economic activities. Hello everyone, my name is Sonia and I welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 इकोनॉमिक का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक ऐसा चैप्टर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जो हमें बताएगा कि एक्टिविटीज क्या होती हैं और उन एक्टिविटीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेक्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स क्या होते हैं और इनमें चीजें कैसे प्रोड्यूस होती हैं और उन चीजों की जीडीपी क्या होती है, जीडीपी काउंट कैसे होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, कैसे लोगों का इंटरेस्ट प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी से शिफ्ट होकर टर्शियरी सेक्टर पर होता जा रहा है और कैसे प्राइमरी सेक्टर ज्यादा लोगों को काम देकर भी कम जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है और कैसे टर्शियरी सेक्टर कम लोगों को काम देकर भी ज्यादा जीडीपी दे रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट। वेट, लेट मी टेल यू वन थिंग कि इंग्लिश का हाफ ईयरली सिलेबस आपकी क्लास का मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और बेस्ट पार्ट इज दैट शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों वीडियोस अवेलेबल हैं। जो बच्चे लॉन्ग स्टडी करते हैं, डिटेल वाइज स्टडी करते हैं, उनके लिए लॉन्ग, और जो बच्चे शॉर्ट स्टडी कर ले उनके लिए शॉर्ट, बोथ आर अवेलेबल। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो सारे काम, ऑल द एक्टिविटीज दैट गिव इनकम इन रिटर्न, वो सारे काम तो सारे ही होते हैं, लेकिन वो काम जो हमें पैसा दे बदले में। हम घर में कुछ काम कर रहे हैं, सपोज हम घर की सिलाई, एक लेडी है, एक गर्ल है, वो घर में बैठकर सिलाई करती है, अपने कपड़े सिलती है, दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी है लेकिन इकोनॉमिक नहीं है। लेकिन वही एक दूसरी लेडी है, दूसरी गर्ल है, वो कपड़े ही सिलती है लेकिन वो बाहर के कपड़े सिलती है, किसी और के कपड़े सिलती है, ऑर्डर के कपड़े सिलती है, तो उसकी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी एक ही है सिलाई करना, लेकिन एक लेडी अपने लिए सिलती है तो वो इकोनॉमिक नहीं है, लेकिन एक लेडी दूसरों के लिए सिलती है, ऑर्डर के लिए सिलती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो वो सारी एक्टिविटीज जो हमें इनकम देती हैं वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। एंड दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये सारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आज हम इनको थोरोली स्टडी करेंगे कि ये होते क्या है। प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर कहलाता है और रिलेटेड सेक्टर भी कहलाता है क्योंकि ये दोनों को रिलेट करता है अदर सेक्टर्स को। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। वो सारे काम जिन काम में हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं वो सारी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मिंग। फार्मिंग में हम क्या करते हैं? फार्मिंग में हमारा बेस क्या होता है? लैंड होता है, लैंड नेचुरल रिसोर्सेज है। डायरी में क्या बेस होता है? डायरी में हमारा बेस होता है मिल्क एक नेचुरल रिसोर्सेज है। फिशिंग में हमारा बेस क्या होता है? फिश, वो एक नेचुरल रिसोर्स है। हंटिंग में हमारा बेस क्या होता है? एनिमल्स नेचुरल रिसोर्सेज। एनिमल रियरिंग में एनिमल्स को चराते हैं, वो क्या है? वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है। वो सारी एक्टिविटीज जो हम नेचर से कनेक्टेड होकर करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होती हैं, राइट? अभी डिटेल वाइज समझ आएगा, थोड़ा वेट कीजिए। सेकेंडरी कौन सी होती है? अब फार्मर्स ने गेहूं उगा दिया, डायरी ने दूध अवेलेबल करा दिया, फिशिंग में फिशेस दे दी और हंटिंग में एनिमल्स आए, एनिमल रेयरिंग में, राइट? ये सारी चीजें हमें प्राइमरी सेक्टर ने दी। ये सारी चीजें जब यहाँ शिफ्ट होती हैं, इन सारी चीजों का अनदर रूप में मैन्युफैक्चर होता है। सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाता है। जितनी भी हमारी कंट्री में क्या, पूरी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता है। सपोज यहाँ से फार्मर ने हमें वीट दिया, फार्मर ने हमें गेहूं दिया। गेहूं जब इंडस्ट्रीज में जाएगा और इंडस्ट्री में जाके मैन्युफैक्चर होगा तो वो बिस्किट बन जाएगा, राइट? तो बिस्किट के लिए हमें वीट किसने दिया? प्राइमरी सेक्टर ने दिया।
तो प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज में जितनी भी सारी चीजें बनती हैं, उन सारी चीजों को बनने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर देता है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गुड्स चेंज इनटू अनदर फॉर्म्स बाय मैन्युफैक्चर। शुगर कैन हमें कौन देता है? प्राइमरी सेक्टर देता है। शुगर कैन से वो शुगर बनाते हैं। प्राइमरी सेक्टर से पोटैटो मिलते हैं, पोटैटो के सेकेंडरी सेक्टर में आके चिप्स बन जाता है फैक्ट्रीज में। प्राइमरी सेक्टर से हमें टोमेटो मिलता है, टोमेटो इंडस्ट्रीज में आके टोमेटो केचप बन जाता है। यहाँ से प्राइमरी सेक्टर से हमें आयरन ओर मिलता है और वो आयरन ओर यहाँ सेकेंडरी में आकर क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। क्लोथ, फार्मर्स हमें फाइबर, कॉटन फाइबर देते हैं, उसका इंडस्ट्रीज में आकर मैन्युफैक्चर होकर क्लोथ बन जाना और क्लोथ का हमारे ड्रेसेस आउटफिट्स बन जाना, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। राइट। टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल और रिलेटेड सेक्टर कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है और टर्शियरी सेक्टर हमारा क्या कहलाता है? सर्विस। यहाँ चीजें बनती हैं और यहाँ चीजें नहीं बनती, यहाँ सर्विस प्रोवाइड होती है। टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड होती है। राइट। डेवलप्स अदर सेक्शन, ये टर्शियरी सेक्टर जो है इन दोनों की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट। बैंकिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। आप फॉर एग्जांपल पोटैटो यहां से मिले, हमें प्राइमरी सेक्टर से पोटैटो मिले, इंडस्ट्रीज में आए, वो प्राइमरी सेक्टर से चीजों का इंडस्ट्रीज में जाना कैसे जाता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता है। चीजें यहां से जो यहां आती है उन्हें कौन पहुंचाता है? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? टर्शियरी सेक्टर। राइट। क्लियर। तो प्राइमरी सेक्टर हमें क्या देता है? प्राइमरी सेक्टर हमें बेस देता है और ये तीनों ही सेक्टर इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक कैसे हुए कि प्राइमरी सेक्टर ने अपने वीड्स, अपने फार्मिंग के थ्रू अपने क्रॉप्स ग्रो कर दी, उन्हें सेल आउट करने के लिए इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है। तो प्राइमरी सेक्टर को जरूरत है सेकेंडरी सेक्टर की। अब सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को कहां से मिलता है? रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को प्राइमरी सेक्टर देता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज में जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, सपोज फर्नीचर बनना है, लकड़ी हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती है। कॉटन बनाने, कॉटन फाइबर हमें प्राइमरी सेक्टर से बनाने, शुगर बनाने शुगर कैन मिलती है, पोटैटो चिप्स बनाने पोटैटो मिलता है। तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर को, और ये दोनों सेक्टर का आपस में लेन देन डिपेंड करता है टर्शियरी सेक्टर से। और टर्शियरी सेक्टर में सपोज इन सारी चीजों में किसकी जरूरत पड़ती है? बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में मेडिकल फैसिलिटीज भी होती हैं। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? वो टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। जो इंडस्ट्रीज में इंजीनियर जो मशीनरी वगैरह बनती है, वो इंजीनियर बनाता कौन है? टर्शियरी सेक्टर बनाता है। तो इन दोनों को they all three of them are interconnected. एक ही एब्सेंस में हम दूसरे को इमेजिन कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उसका माल सेल आउट नहीं होगा। और अगर ये दोनों होंगे लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इन दोनों की ग्रोथ डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे, और टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलती है? वो टर्शियरी सेक्टर से मिलती है। तो ये दोनों ग्रो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ऐसा नहीं कि पहले टर्शियरी सेक्टर नहीं, इतना डेवलप नहीं था, लेकिन इन दोनों में क्रांति कैसे आई, एक ग्रोथ का लेवल अप कैसे गया टेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा काम करता है, एक छोटा सा गरीब सा फार्मर है, तो वो अपने छोटी सी लैंड है, वो अपने हाथों से खुदाई उदाई करता है, सारा काम उसकी फैमिली मेंबर करता है उसकी ग्रोथ में। और वहीं एक अनदर बंदा है, वो टेक्नोलॉजी यूज करता है, वो सारे काम मशीनरी से कराता है, सारे लैपटॉप वगैरह से अपना सारा लेन देन करता है, और ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर वो सारे यूज करता है। तो किसकी ग्रोथ होगी?
हाथ से काम करने वाले की ग्रोथ यहाँ होगी और टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले की ग्रोथ वहां होगी। तो ऑल थ्री ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड। प्राइमरी सेक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते और टर्शियरी सेक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तीनों में से किसी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, टर्शियरी सेक्टर्स पर आजकल ज्यादा इंटरेस्ट है। हर बंदा टर्शियरी सेक्टर में, हर बंदा सर्विस करना चाहता है, सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, सर्विस लेना चाहता है, सर्विस देना चाहता है। तो ऑल थ्री ऑफ देम इंटरकनेक्टेड, ऑल थ्री ऑफ देम इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ तीनों की एक दूसरे पे डिपेंड करती है, राइट। तो चलिए, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं और सेक्टर्स की एक्टिविटीज क्या होती है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब इन सेक्टर्स को कंपेयर कैसे करना है, इस टॉपिक में हम वो स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, थ्री सेक्टर्स थ्री हैं, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब पूरी कंट्री में इतने 3 सेक्टर हैं और तीनों सेक्टर में इतनी सारी सर्विसेज दी जाती है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इतने सारे प्रोडक्शन होता है, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, पूरी ही कंट्री इन्वॉल्व है। हाउ ऑल दिस इज टू बी काउंटेड? इतना बड़ा टास्क कि इतनी पूरी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की इन्वॉल्व है और पूरी पॉपुलेशन में सर्विस कितनी दी जा रही है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, दिस इज अ वेरी ह्यूज टास्क, ये बहुत बड़ा टास्क है। अब क्वेश्चन आता है कि इनको कंपेयर कैसे किया। हमने ये तो देख लिया इजीली कि इस एक्टिविटी में ये होता है, ये एक्टिविटी प्राइमरी के अंदर आती है, सेकेंडरी के अंदर आती है, टर्शियरी के अंदर आती है। बट अब ये देखना कि इनको कंपेयर कैसे किया जाए कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सा सेक्टर किस लेवल से ग्रो कर रहा है, कौन से सेक्टर में थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट है, कौन से सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अब कैसे कंपेयर किया जाए? हाउ ऑल दिस इज टू बी काउंटेड? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर काउंटेड, नोट नंबर्स। तो कोई चीज प्रोडक्शन है, सपोज बिस्किट है, बिस्किट का जो फाइनल रेट है वो काउंट होता है, उसके बनने के प्रोसेस में जो रेट्स थे, प्राइजेस थे, वो काउंट नहीं होते। हाउ आर दे काउंटेड एंड कंपेयर्ड? अब ये देखा जाता है कि वो कैसे कंपेयर्ड होते हैं। बीच में जो प्रोसेस होता है एक बिस्किट का, वीट से बिस्किट बनने का जो बीच का प्रोसेस होता है वो काउंट नहीं होता, उसका फाइनल रेट, फाइनल प्राइस काउंट होता है हमारे कंट्री की जीडीपी में। जीडीपी क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल एक डिटेल वाइज आपको समझाती हूँ। ए फार्मर सेल्स वीट फॉर 8 रुपीज। एक फार्मर ने वीट ग्रो किया और वो वीट सेल कर दिया 8 रुपीज में। कितने में? 8 रुपीज में, राइट। और किसको सेल किया? फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल में उसे ग्रिंड किया जाता है और उसे सेल कर दिया जाता है 10 रुपीज। यहाँ ये 8 रुपीज का था, अब यहाँ आके ये 10 रुपीज का हो गया, राइट। अब वो किसको सेल कर देते हैं? उसको पीस कर सेल कर दिया जाता है 10 रुपीज का बेकर को, राइट। फार्मर ने फ्लोर मिल में भेजा, फ्लोर मिल ने उसे 10 रुपए का बेकर को दे दिया। अब बेकर ने उसे कन्वर्ट कर दिया किस में? ब्रेड ने। बेकर ने उसका ब्रेड बना दिया, बेकर ने उसका ब्रेड बना दिया और 10 रुपए से वो बन गया 20 रुपए का। गेहूं आया 8 रुपए का, 8 रुपीज का, उसे उसकी पिसाई हुई, पिसाई के बाद वो 10 रुपीज का हो गया। वो पिसाई के बाद वो बेकर के पास गया, बेकर ने उस आटे का क्या बना दिया? ब्रेड बना दिया, जो कि 20 रुपीज का हुआ। तो कंज्यूमर फाइंड्स इट। अब हमारे पास वीट नहीं आ रहा है, हमारे पास आ रहा है फाइनल गुड बिस्किट। अब कंज्यूमर फाइंड्स इट एज अ फाइनल गुड एज ब्रेड फॉर 20 रुपीज। अब हमारे पास वो 20 रुपीज का आता है। तो अब क्या करते हैं हम? सिर्फ हमारी कंट्री की जीडीपी में 20 रुपीज काउंट करते हैं। अगर हम ये अलग अलग रेट काउंट करें, सपोज 8 प्लस 10 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा? 38। तो बिस्किट के रेट कहाँ चले जाएंगे? 38। लेकिन हमने इसका फाइनल गुड, फाइनल रेट एस्टिमेट किया तो ये 20 रुपीज। तो एक चीज का, वीट से बिस्किट का, बिस्किट बनने के बीच में जो रेट्स होते हैं, प्राइसेस होते हैं, वो काउंट नहीं होता है। फाइनल जो रेट होता है वो काउंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 8 रुपीज भी इंक्लूड हो गए, 10 रुपीज। इसने 8 रुपीज का दिया, यहाँ वो 10 रुपीज, इसमें उसने 2 रुपीज कमाए, वो भी काउंट हो गए। इसने बेकर ने उसका ब्रेड बनाया,
उसने 10 रुपीज एड किए, वो 10 रुपीज भी काउंट हो गए। तो कुल मिला के इसका जो बेनिफिट था वो 2 रुपीज का था, इसका बेनिफिट 2 रुपीज का था और इसका बेनिफिट 10 रुपीज का था, और कुल मिला के हमारे पास 20 रुपीज आ गए। तो 20 रुपीज हमारे जीडीपी में काउंट होता है। एंड जीडीपी इज व्हाट? जीडीपी इज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी कंट्री में जितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे जीडीपी में आते हैं। जीडीपी इज व्हाट? जीडीपी इज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बिस्किट्स की काउंटिंग होगी, इनके बीच में जो प्रोसेस हुआ उसकी काउंटिंग नहीं होगी। अब जीडीपी द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ऑल द सेक्टर। जितने सारे सेक्टर में जितनी सारी सामान बनता है उसका फाइनल रेट काउंट होता है, बीच का रेट, बीच के प्राइस काउंट नहीं होते हैं, राइट। और ये जीडीपी निकालता कौन है? इट इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी एस्टिमेट करती है विद द हेल्प ऑफ हेड ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। स्टेट्स के जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की हेल्प से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एस्टिमेट करती है, राइट। कलेक्टिव इंफॉर्मेशन एस्टिमेट जीडीपी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट से बोल देती है स्टेट और टेरिटरी की फाइनल गुड की जीडीपी बताइए। तो पूरे कंट्री की यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की जीडीपी काउंट इकट्ठी होती है, कलेक्ट होती है, और वो कलेक्ट होने के बाद फिर काउंट होती है, एक ओवरऑल काउंट होती है जो कि हमारे देश की जीडीपी कहलाती है। वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ योर क्लास। चलिए आपके क्लास का ही एग्जांपल लेते हैं कि आपकी क्लास 10th क्लास, आपके स्कूल में 10th क्लास के 5 सेक्शंस हैं। तो ए सेक्शन का रिजल्ट कलेक्ट किया जाता है, सारे सेक्शन का रिजल्ट कलेक्ट किया जाता है, और फिर ये एस्टिमेट किया जाता है कि सेक्शन बी का रिजल्ट 80% रहा, सेक्शन बी ए का रिजल्ट इतने % रहा, सेक्शन सी सेक्शन मतलब सारे सेक्शन का रिजल्ट, इसका रिजल्ट 80% रहा, इसका रिजल्ट 90% रहा, इसका रिजल्ट 40% रहा, इसका रिजल्ट 30% रहा, और कुल मिला के तो वो जो क्लासेस के सेक्शन है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तरह हो गए, और उनका एक ओवरऑल रिजल्ट कुल मिला के 10th का रिजल्ट कितना रहा? 85% रहा। तो इसमें कुल मिला के पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का रिजल्ट कितना रहा? जीडीपी कितनी रही? 80% रही, या 90% रही, या 70% रही। इस तरह काउंट होते हैं हमारी कंट्री की जीडीपी। जैसे आपके 10th के सारे सेक्शन मिलके एक रिजल्ट तैयार करता है कि इतना 80% रिजल्ट है, 85% मिलता है, तो इसी तरह सारी स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज मिलकर कंट्री की जीडीपी तैयार करते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में इतनी जीडीपी है, प्राइमरी सेक्टर में इतनी है, और टर्शियरी सेक्टर में इतनी जीडीपी है, राइट। गॉट इट। तो चलिए देखिए आपके सेक्शन की परसेंटेज कितनी रहती है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताना। और लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कंट्रीज को कंपेयर कैसे किया जाता है, कैसे प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है, कैसे जीडीपी निकाली जाती है, जीडीपी होती क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं कि हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। अब सेक्टर्स की जो ग्रोथ होती है इट वेरीज फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। हर सेक्टर की अपनी डेवलपमेंट है, अपनी ग्रोथ है, और वो कैसे डिफरेंट है वो अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे शिफ्ट हुई प्राइमरी से सेकेंडरी पर आए लोग, सेकेंडरी से अब टर्शियरी पर आए। ये व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, क्यों लोगों ने प्राइमरी से ज्यादा प्रेफरेंसेस सेकेंडरी और सेकेंडरी से ज्यादा प्रेफरेंसेस टर्शियरी सेक्टर को देने स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में क्या था? टेक्नोलॉजी आई, और प्राइमरी सेक्टर में एक ग्रोथ आया, और उसने क्या किया? मोर पीपल वर एम्प्लॉयड। इन अर्लियर डेज, पहले के टाइम में प्राइमरी सेक्टर, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हुआ करते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं थी, कह सकते हैं कि ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। तो हर बंदा उठकर प्राइमरी सेक्टर में काम करता था, मतलब जो एक लेवल होता है, एजुकेशन लेवल उतना नहीं था, तो सारी चीजें बेसिक लेवल पे थी, तो बेसिक लेवल की ही एक्टिविटीज किया करते थे, और बेसिक लेवल की एक्टिविटीज ही प्राइमरी एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो टेक्नोलॉजी आई तो उन बेसिक एक्टिविटीज में भी एक बूस्ट आया, एक ग्रोथ आई। वही जो मैंने आपको बताया कि एक फार्मर है, वो एक फार्मर, दो फार्मर है, एक फार्मर हाथों से काम करता है और एक फार्मर टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। तो ग्रोथ का लेवल किसका क्या होगा आप इजीली समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो।
कॉन्ट्रीब्यूटेड मच इन जीडीपी। तो उन दिनों में हमारी कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ करती थी, बिजी हुआ करती थी, और हमारी कंट्री की जीडीपी सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर दिया करता था, क्योंकि अदर सेक्टर में इतने पीपल इन्वॉल्व नहीं थी। अब शिफ्ट हुआ सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब टेक्नोलॉजी जब बढ़ी तो टेक्नोलॉजी ने नए नए मेथड्स दिए काम करने के, नई नई मशीनरी दी, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स दिए, नए नए तरीके दिए काम करने के। तो उन तरीकों ने लोगों का रुझान, लोगों का इंटरेस्ट सेकेंडरी सेक्टर पर लेकर आया, वो जो टेक्नोलॉजी था। एक्सपेंडिंग फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज एक्सपेंड होने लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी। स्टार्टिंग में फैक्ट्रीज नहीं थी, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी। तो फैक्ट्रीज में सोर्स ऑफ अर्निंग लोगों को ज्यादा नजर आई, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आई, तो लोगों का रुझान सेकेंडरी सेक्टर पर आया। एक वो बंदा, एक वो किसान जो जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उसका इनपुट भी कम है और आउटपुट भी, इनपुट जब कम होगा तो आउटपुट भी कम ही होगा। तो वो वहां एक गरीब फार्मर को वहां ग्रोथ नहीं दिख रही, क्योंकि उसके पास आउटपुट इनपुट नहीं है। लेकिन यहाँ सेकेंडरी सेक्टर में इनपुट की इतनी जरूरत नहीं होती है। आप जाके जॉब कर सकते हो, उस जॉब में आपकी स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होती है। जब आप किसी काम में इन्वॉल्व होते हो तो वो धीरे धीरे डेवलप होती है, और वहां से आपकी टैलेंट भी बढ़ता है, स्किल्स भी बढ़ती है, और सोर्स ऑफ अर्निंग भी बढ़ती है। आपका एक लेवल बढ़ता है, आपकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन यहाँ ग्रोथ करने के लिए एक गरीब किसान को इनपुट चाहिए, उसे जमीन भी बड़ी चाहिए, उसे इरिगेशन फैसिलिटीज भी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो वो बिना पैसों के फैक्ट्रीज में लगते थे, और वहां उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता था। ऑब्वियसली हम किसी काम में कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे तो वो एक इम्प्रूवमेंट होगी, और वहां उनकी ग्रोथ उन्हें ज्यादा फील होती थी। क्या हुआ, फिर फैक्ट्रीज, जगह जगह फैक्ट्रीज बनने लगी। अब एक छोटा सा जो किसान है वो फैक्ट्री में काम करना ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि उसका इनपुट नहीं ज्यादा रिक्वायर्ड होता है फैक्ट्रीज में। गोट मोर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर। अब वो इसका जो इन्वॉल्वमेंट था वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, राइट। अब यहाँ से शिफ्ट टर्शियरी सेक्टर पे कैसे हुआ? ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब टेक्नोलॉजी किसने दी? टेक्नोलॉजी बनाने का माइंड टर्शियरी सेक्टर ने दिया। अब इन दोनों सेक्टर की ग्रोथ डिपेंड करती है टर्शियरी सेक्टर पे। अब इनके पास जितनी फैसिलिटीज होगी प्राइमरी सेक्टर में, जितनी टेक्नोलॉजीज होगी, इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी, और फ्रिज जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो सारी फैसिलिटीज होगी। इनमें जितनी सारी फैसिलिटीज होगी, और उन फैसिलिटीज की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? टर्शियरी सेक्टर करता है। और टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस भी करता है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई काम आप हाथ से करें, और वही एक काम आप कंप्यूटर से करें। ऑब्वियसली कंप्यूटर वो काम आप कोई किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, आप अपने माइंड से करेंगे, और एक बंदा कंप्यूटर से करता है, कैलकुलेटर से करता है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस। एक डिफरेंस होता है। हम मशीनरी जितना वर्क नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि बनाया हमने मशीन को हमने, लेकिन हम मशीनरी जितना सपोज फॉर एग्जाम्पल, चलिए आपकी क्लास का अगेन एंड अगेन एग्जाम्पल लेता है, क्योंकि वो चीजें आपके माइंड में ज्यादा चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका रिजल्ट बनाना है, तो आपकी क्लास के सिर्फ मार्क्स एंटर होंगे। अब तो आपके शीट्स भी मशीनरी चेक करती है, आपके मार्क्स एंटर होंगे वो सारी कैलकुलेशन करके कंप्यूटर सारी कैलकुलेशन करके आपको दे देगा कुछ ही मिनटों में। और वो कैलकुलेशन अगर आप खुद बैठ के करेंगे तो आपको घंटों लग जाएंगे, राइट। तो ये ग्रोथ देता है। जहां अब स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं स्कूल्स में, कहाँ कोई हाथ से लिखकर पढ़ाता है, और कहाँ वही स्मार्ट क्लास में एक क्लिक पे सारी चीजें आपके स्क्रीन पर आ जाती हैं। तो टर्शियरी सेक्टर आपको वो सारी चीजें दे रहा है जो आपके काम की स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। तो इस चीज में प्रोडक्शन को भी कई गुना टेक्नोलॉजी बढ़ाती है। चलिए, आप घर पर बैठे हैं, आप देखिए आपके घर में कौन सी चीजें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, कौन सी आपका काम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, और कौन सा काम आपका टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। आप काउंट करना, और आपका पापा जो काम करते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज में आता है, ये सारी चीजें देखिएगा, ठीक है। सो दिस इज द ड्रास्टिक चेंज।
ये एक ड्रास्टिक चेंज था, प्राइमरी से उठकर सेकेंडरी, सेकेंडरी से शिफ्ट होकर टर्शियरी। अब ग्रोथ लेवल इसकी हाईएस्ट ग्रोथ है, लेवल ऑफ ग्रोथ इज द हाईएस्ट इन टर्शियरी सेक्टर। आज हर बंदा पढ़ लिख कर इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज इन सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन आप अपनी क्लास में देखिएगा, हर बंदा, हर बच्चा आपकी क्लास में डॉक्टर, इंजीनियर या पढ़ लिखकर कुछ अच्छे लेवल का करना चाहता है। प्राइमरी सेक्टर को वो प्रेफरेंस नहीं देगा, सेकेंडरी को भी एक हद तक प्रेफरेंस नहीं देगा, लेकिन टर्शियरी सेक्टर का ख्वाब हर बच्चा देखता है। यूपीएससी क्रैक करना हर बच्चा चाहेगा, बोर्ड में टॉप करना हर बच्चा चाहेगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे लोगों का इंटरेस्ट प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी, सेकेंडरी से शिफ्ट होकर अब वो टर्शियरी पर आ चुका है। तो इस वीडियो में भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे वो ग्रोथ हुई है और कितनी हुई है और रीजंस क्या है उसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, दिस इज द ग्राफ ऑफ जीडीपी के कितना प्रोडक्शन किस सेक्टर में हुआ है। तो अब आप देखिए कि 1970s में हमारी कंट्री में जीडीपी सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर देता था, उससे कम टर्शियरी सेक्टर और उससे कम सेकेंडरी सेक्टर। अब इनमें तीनों में ग्रोथ हुई है। अब वहीं आप देखिए 2010 में प्राइमरी सेक्टर का लेवल ये था, अब इतना हो चुका है, यानी ग्रोथ हुई है। सेकेंडरी सेक्टर का की ग्रोथ इतनी थी, अब इतनी हो चुकी है, और टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ इतनी थी, अब इतनी हो गई है। ग्रोथ नो डाउट सारे सेक्टर्स में हुई है, लेकिन लेवल ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट, इट वेरीज फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर। अब आप इजीली देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ भी हुई है, सेकेंडरी की भी ग्रोथ है, लेकिन टर्शियरी की ग्रोथ एक बूस्ट वाली ग्रोथ हुई है, एक क्रांति सी आ गई है। प्रोडक्शन तो नो डाउट सब में बढ़ा है, लेकिन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज डिफरेंट। अब टर्शियरी सेक्टर का डिफरेंस देखिए आप कितना लेवल बढ़ चुका है, इस लेवल में और इस लेवल में। कहा ये 500,000 था, कहा ये 5 मिलियन तक पहुंच चुका है, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर ने दिया है, उससे कम सेकेंडरी सेक्टर ने और उससे कम प्राइमरी सेक्टर में। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि सबसे कम और सेकेंडरी उससे ज्यादा और टर्शियरी तो सबसे ज्यादा दे रहा है। अब रीजन देखिए, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, व्हाई। सबसे पहले तो बेसिक सर्विसेज। अब हमारी कंट्री में अगर बेसिक सर्विसेज की बात हो तो पहले एक टाइम था जब बेसिक सर्विसेज भी बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी। अब पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, अब टेलीग्राफ सर्विसेज। पहले आपके टाइम में तो खैर मोबाइल हर बंदे के हाथ में होता है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि पहले मोबाइल तो हुआ ही नहीं करते थे, टेलीफोन हुआ करते, लैंडलाइन हुआ करती थी, जो सभी घरों में नहीं हुआ करती थी, वो भी मोहल्ले में एक दो घर में होती थी, और उससे पहले तो वो भी नहीं हुआ करती थी। और लेकिन आज की कंडीशन क्या है, आज अगर घर में 5 मेंबर है तो मोबाइल 7 या 8 तो हो सकता है, लेकिन घर के 3 या 4 नहीं हो सकते। दिस इज द ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर। पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन इतने ज्यादा बन चुके हैं क्योंकि नीडेड हैं, सिक्योरिटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नीडेड है। पहले के टाइम में इन अर्लियर डेज सिक्योरिटी इतनी मैटर नहीं करती थी क्योंकि सब सिक्योर होते थे, इतना करप्शन ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स भी ज्यादा होते जा रहे हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, विलेजेस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बन चुके हैं। पहले विलेज में पंचायत वगैरह होते थे, लेकिन अब वो भी ऑफिस भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बन चुके हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बैंक, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, स्कूल, जितनी बीमारियां बढ़ रही है इतने हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। लोगों का एजुकेशन पे रुझान ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, आपके टाइम में तो फिर भी एजुकेशन लेवल हमारा बहुत अच्छा होता जा रहा है। एक टाइम था अपने पेरेंट्स से पूछना कि एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं था, कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन आज वो कंडीशन नहीं है। आज हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाता है, राइट। हॉस्पिटल्स वही बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं तो हॉस्पिटल्स तो ऑब्वियसली नहीं। आज हर मोहल्ले में क्लिनिक, एक मोहल्ले में कई सारे
क्लिनिक्स होते हैं और हॉस्पिटल्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। आज हर गली मोहल्ले में आपको छोटे मोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मिल जाएंगे। बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तो होते हैं। एक टाइम था जब यूपी बोर्ड में भी बच्चे बहुत कम हुआ करते थे क्योंकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं थी। लेकिन आज, पहले गर्ल्स के एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज गर्ल्स बॉयज सबको एजुकेशन दी जा रही है और इन चीजों से ग्रोथ हो रही है टर्शियरी सेक्टर की, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर ग्रो कर रही हैं टर्शियरी सेक्टर्स को, राइट। तो दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर। देन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज जितनी डेवलप हो रही है, पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतनी नहीं हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारी कंट्री में कि हाँ हम इंडिया को ग्रो करेंगे, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि उससे पहले उसके टाइम पे हमारी इंडस्ट्रीज नहीं थी, बहुत ज्यादा थी। लेकिन क्या हुआ, उसके आने से हमने सोचा कि ग्रोथ होगी, लेकिन वो उल्टा ही पड़ा कि ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, हमें गुलाम बना लिया गया। तो अब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब वो इंडस्ट्रीज, वो एग्रीकल्चर जो ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये जो बूस्ट कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है और ये किसको ग्रो कर रहा है? इंडस्ट्रीज किसको ग्रो कर रही है? क्योंकि जितना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, उनके कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है और ये कंप्यूटराइज्ड होना सारी चीजों का किसको ग्रो कर रहा है? टर्शियरी सेक्टर को। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, एक कंट्री को दूसरी कंट्री में जाना, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे अर्निंग के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, इससे ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन हमारा टर्शियरी सेक्टर को बूस्ट कर रहा है। कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, आज हम घर बैठे बैठे एक सेकेंड में हम मीलों दूर बैठे, मीलों दूर क्या, काफी 7 समंदर पार बैठे किसी से भी हम आज बात कर सकते हैं, राइट। कुछ ही सेकेंड्स में इजीली अवेलेबल है। तो ये चीजें, वही मैंने एग्जांपल दिया कि आज घर में 10 बंदे हैं तो 15 फोन तो हो सकते हैं, और वो चीज वो जो फोन है वो किसको बूस्ट कर रहे हैं? वो टर्शियरी सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं, राइट। नो राइज ऑफ इनकम। अब जितना बंदा अर्न करेगा उसकी लाइफस्टाइल भी उतनी ही ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी। जिसके पास जितना पैसा होगा, आज फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स जो होते हैं, वो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो अपने घर में काम वाले लगाते हैं, वो अपने घर में सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हर चीज वो बाहर से कराते हैं, और अगर उन्हें टाइम मिलता है तो वो बाहर जाके आउटिंग भी करते हैं। तो ये चीजें किसको इम्प्रूव कर रही हैं? अब घर में खाना बनाने वाली अलग है, बर्तन धोने वाली अलग है, ये जो सर्विसेज है ये किसको बूस्ट कर रही है? टर्शियरी सेक्टर को बूस्ट कर रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी, पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेट कंपनी को दे देता है, उससे क्या होता है? उससे एक सोर्स ऑफ अर्निंग, एक तो स्टैंडर्ड भी रेज होता है, क्योंकि वो काम जो कुछ प्राइवेट कंपनीज करती हैं उसमें स्टैंडर्ड ज्यादा होता है, उसमें फैसिलिटीज ज्यादा होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा इंप्रूव होता है। तो उससे क्या होता है? उससे भी टर्शियरी सेक्टर इंप्रूव होता है, क्योंकि वो चीजें इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, इंजीनियर की जरूरत होती है, ये कंप्यूटर की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें किसको बूस्ट कर रही है? टर्शियरी सेक्टर को बूस्ट कर रही है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर। लेकिन नो इक्वल ग्रोथ। अब ये नहीं है कि सबकी ग्रोथ इक्वल नहीं है। अब एक फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, अनिल अंबानी है जिसकी ग्रोथ कहाँ आसमान को छू रही है, वो भी सर्विस में है। लेकिन एक बंदा जो रिक्शा चलाने वाला है वो भी सर्विस में है, लेकिन उसकी ग्रोथ में और उसकी ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क है। हर सर्विस देने वाला इतना अच्छा अर्न नहीं कर रहा है, इतनी अच्छा इनकम नहीं हो रहा, तो एक डिसबैलेंस हो रहा है। जो सर्विस देता है जरूरी नहीं वो हमेशा अच्छा ही कमाएगा। कुछ बंदे जो छोटी छोटी सर्विसेज देते हैं उनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है जितनी एक रिच बंदे की होती है। तो दिस इज नॉट इक्वल। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टर्शियरी सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, वो कौन कौन से रीजंस हैं। अब हम देखते हैं कि टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कितना इन्वॉल्व है, जीडीपी कितना, एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहे हैं और जीडीपी कितना दे रहे हैं, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और वो एम्प्लॉयड लोग कितना % हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा सेक्टर कितने जीडीपी और कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इन टोटलिटी, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। वेट,
पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिल जाए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए, 1970s और 71 में हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट 80% लोगों को प्राइमरी सेक्टर देता था और वहीं वो 2009 में घट के 60% हो गया, यानी 20% का लॉस हो गया है, 20% कम हो गए हैं। एम्प्लॉयमेंट 1970 में 80% लोगों को देता था और 2009 में 60%, यानी 20% कम हो गए हैं। और वहीं सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर 10% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था और अब वो 20% हो गया। और हाँ, मेन पॉइंट इज दैट कि ये जो डेटा है ये डेटा मैटर नहीं करता। इस डेटा से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एक कंसेप्ट क्लियर होता है, वो चीज मैटर करता है, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक। हर बुक में ये डिफरेंट होता है। तो इस चीज में ये चीज मत देखिएगा कि ये इतना, उस वाली बुक में इतना, उस वाली बुक में, तो प्लीज इस चीज को इग्नोर कीजिएगा। बस ये देखना एक कंसेप्ट क्लियर होता है आपको या नहीं, राइट। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि क्लियर हुआ, एम्प्लॉयमेंट कितना है और जीडीपी कितनी है, राइट। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट 80% था, ये 60% हुआ, 20% घटा, ये 10% था, ये भी 10% था। टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर दोनों 10% एम्प्लॉयमेंट देते थे, अब ये 20% दे रहे हैं। तो यहाँ 10% टर्शियरी सेक्टर में और 10% सेकेंडरी सेक्टर में इम्प्रूव हुआ है क्या, एम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टर्शियरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जीडीपी कितना दे रहे हैं, लोगों को काम कितना दे रही है, हमने देख लिया। 80% लोगों को देता है प्राइमरी सेक्टर, अब वो 20% लोगों को दे रहा है। वो 10% देते थे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, अब वो 20% यानी 10% का दोनों सेक्टर में फायदा हुआ है और प्राइमरी सेक्टर में लॉस हुआ है। अब देखते हैं 70s में जीडीपी, प्राइमरी सेक्शन हमारी कंट्री की 50% जीडीपी देता था 70s में, अब वो 24% दे रहा है। तो लॉस कितने का हुआ, 26% का यहाँ पर लॉस हुआ है, राइट। सेकेंडरी सेक्टर 19% लोगों को 19% जीडीपी देता था, अब वो 25% दे रहा है, यानी 6% इंक्रीज हुई है इसकी और ये लॉस हुआ है। टर्शियरी सेक्टर 31% जीडीपी देता था 1970 में, अब वो 51% दे रहा है। तो कितने का इम्प्रूवमेंट हुआ, 20% का। अब देखिए 70s में 50% से 24% आ गई है, यहाँ 26% का लॉस हो गया। अब ये 19% थी, ये 25% हो गए, 6% बढ़ी है। ये 31% थी, ये 51% हो गया, तो 20% बढ़ी है। तो इसका मतलब जीडीपी टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों में बढ़ी है और वहीं प्राइमरी सेक्टर की घट गई है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तो टर्शियरी प्राइमरी सेक्टर 60 पीपल को वर्क दे रहा है और अर्निंग 24, हमारी कंट्री के 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और सिर्फ अर्निंग 24%, यानी 64% लोग मिलकर हमारी कंट्री की जीडीपी सिर्फ 24% दे रहे हैं। और यहाँ पर 20% सेकेंडरी सेक्टर में 20% लोग मिलकर 25% जीडीपी दे रहे हैं, यानी 5% ज्यादा दे रहे हैं। ये देखिए 20% लोग मिलकर 25% जीडीपी दे रहे हैं और ये 20% लोग मिलकर 51% जीडीपी दे रहे हैं। तो इन टोटलिटी क्या एस्पेक्ट आता है कि प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी घटा है और जीडीपी भी घटी है और टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी भी बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। तो कुल मिला के हमारी कंट्री का एक बड़ा हिस्सा 60% लोग सिर्फ 24% कमा रहे हैं और 40% लोग मिलकर 76% कमा रहे हैं। तो ये इक्वालिटी में डिफरेंस क्यों, अब ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों। हालांकि ग्रोथ सब में हुई है लेकिन दोनों में हुई है, प्राइमरी सेक्टर में घटी है।
इसका रीजन क्या है? तो चलिए इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों प्राइमरी सेक्टर के ज्यादा लोग मिलकर भी हमारी कंट्री की जीडीपी बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका रीजन है अंडर एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, और वहीं दूसरा सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इसमें देखने से लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनमें से कुछ ही लोग काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोर पीपल इंगेज द नीडेड, जितने लोगों की जरूरत होती है उतने काम में ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो एक्चुअल में कमा उतने ही लोग रहे होते हैं जितने की जरूरत होती है। जो एक्स्ट्रा लगे होते हैं वो यूजलेस होते हैं, मतलब पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड बट नॉट। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी काम में क्योंकि गांव में क्या करते हैं, घर के फैमिली के सारे मेंबर मिलकर ही एक ही काम में लग जाते हैं। अब वहां पर एक काम कर रहे हैं, उसमें जरूरत है 10 लोगों की, लेकिन फैमिली में मेंबर है 15। अब वो 15 के 15 ही उस काम में लगे हैं जहां पर जरूरत सिर्फ 10 लोगों की है। तो क्या होगा कि 5 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वो एक्स्ट्रा में ही आ जाएंगे, क्योंकि जरूरत 10 की है। अगर उन 5 लोगों को हटा दिया जाए तो उस काम के प्रोडक्शन पे, काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो 15 लोग हैं तब भी अर्निंग उतनी हो रही है, वो 10 लोग हैं तब भी अर्निंग उतनी हो रही है, तब भी आउटपुट इतना ही निकल रहा है। तो वो 5 लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। वो 5 लोग अगर कुछ और काम में लग जाएं और वो कुछ और काम में लगेंगे तो उनकी अर्निंग डिफरेंट होगी। ये 10 लोग अलग कमाएंगे, वो 5 लोग अलग कमाएंगे, तो दोनों की मिलकर अर्निंग ज्यादा होगी। हमारी कंट्री की फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर में मेन एस्पेक्ट यही है कि जितने लोग होते हैं उससे ज्यादा लोग लगे होते हैं, जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे होते हैं। इसी वजह से वो 15 लोग मिलकर कम कमा रहे हैं। हमने देखा ना कि 15 लोग कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कमाई वो 10 लोगों की है। 5 लोग अगर अलग कमाए तो 10 लोग अलग कमाए तो उनकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी ज्यादा निकलेगी। और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास सीजनल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर जो होते हैं, वो कुछ लोग खरीफ फसल उगाते हैं, तो जब रबी का टाइम होता है उसमें वो फ्री होते हैं, उस सीजन में फ्री होते हैं। रबी को ग्रो करते हैं तो खरीफ के सीजन में फ्री होते हैं, खरीफ को ग्रो करते हैं तो रबी के सीजन में फ्री होते हैं। तो ये सीजनल वो एम्प्लॉयमेंट जो सिर्फ कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए हो और बाकी पूरे साल वो फ्री रहे, इस वजह से भी उनकी जीडीपी सिर्फ खरीफ सीजन में अर्न कर रहे हैं। वो अगर वो खरीफ के लिए कमा रहे हैं तो बाकी जो पूरा साल का ड्यूरेशन है उसमें वो नहीं कमा रहे हैं, तो इसलिए कंट्री की जीडीपी में वो कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब पूरे साल कमाएंगे तो पूरे साल ज्यादा कमाएंगे तो जीडीपी कंट्रीब्यूट ज्यादा करेंगे, लेकिन पूरे साल के सिर्फ वो 3 महीने में कमा रहे हैं, बाकी पूरे साल वो फ्री हैं, 4 महीने कमा रहे हैं, बाकी 8 महीने में वो फ्री हैं, तो वो 8 महीने का लॉस तो हुआ ना। इसीलिए वो पूरे साल ना कमा के 4 महीने कमा रहे हैं, इसलिए वो कम जीडीपी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। राइट? पूरे साल कमाए तो ज्यादा कमाएंगे, 15 लोग अलग अलग कमाए, 10 अलग कमाए, 5 अलग कमाए तो ज्यादा कमाएंगे, लेकिन ये सारे लोग मिलकर कम इसीलिए कमा रहे हैं। इसीलिए हमारे प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी कम और लोग ज्यादा हैं। राइट? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ताकि आपको अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फार्मिंग में होता है, फार्मिंग में बस ज्यादा होता है। हमारे शहरों में भी छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं, छोटे छोटे जो अपने बिजनेस होते हैं, तो उसमें भी रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कुछ लोग ऐसे होता है, कुछ लोग गरीब होता है, उन्हें अदर ऑप्शन नहीं मिलता, तो वो बस लगे रहते हैं एक ही काम में। दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का जो डिफरेंस है ना, दैट इज ऑल्सो द रीजन। तो पिछले टॉपिक में हमने 2 टाइप के अंडर एम्प्लॉयमेंट देखे, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट।
अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट के वो क्या होते हैं। और अब हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि हमारी कंट्री में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉय होने के लिए रोक रही हैं, और वो कौन कौन से गवर्नमेंट के स्टेप्स है जो लिए जा सकता है जिनकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स इन लॉन्ग टर्म्स एंड इन शॉर्ट टर्म्स, कि लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट क्या कर सकती है और शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट क्या कर सकती है। प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज, तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर मेनली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। अगर उसको बूस्ट करना है अगर हम उसको बूस्ट करेंगे तो इट मीन्स हम 60% पॉपुलेशन को बूस्ट करते हैं, और उनको बूस्ट करने के लिए हमारे ये स्टेप्स हैं, उनको एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कुछ लेवल है, कुछ फार्मर्स होते हैं जो रिच हैं, जो बहुत सारी फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी अपना के बहुत ग्रो करते जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे यहाँ का ग्राउंड लेवल, जो फार्मर्स का ग्राउंड लेवल है वो उतना हाई नहीं है, वो इनपुट इतना नहीं दे पाते और सारी उम्र वो उसी चीज में रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता ही नहीं है टेक्नोलॉजी लाने का। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, उन्हें एजुकेशन फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, उन्हें टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, एमएसपी देनी पड़ेगी, HYV सीड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि हमारा किसान जो हमें अन्न देता है, जो हमारा अन्नदाता है, वो ग्रो कर सके। राइट। चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, हाँ दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि क्या होता है, जो गरीब फार्मर्स होते हैं, हमारे गरीब भाई जो हैं, हमारे गरीब किसान जो हैं, उनपे पैसा अगर नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, पैसे के लिए, अपनी फसलें उगाने के लिए वो लोन्स लेना चाहते हैं, क्रेडिट जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो जब वो क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है, बैंकिंग का जो सिस्टम है, उसमें इतनी डॉक्यूमेंटेशंस होती है, इतनी फॉर्मेलिटीज होती है, तो एक गरीब किसान वो उन फॉर्मेलिटीज में फंस के रह जाता है और वो प्रेफर करता है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना, क्रेडिट लेना। तो क्या होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होता है। वो इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, जो जमींदार वगैरह होता है, उनसे वो लोन ले लेते हैं, उनसे लोन लेके चार्जेस वो ज्यादा हाई वो करते हैं, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई करते हैं, और अगर वो फार्मर्स उन्हें नहीं दे पाते तो वो उनके यहाँ सारी उम्र वो उन्हीं के यहाँ काम करके ले जाता है, और ऐसे वो ड्रैप ट्रैप में फंस जाता है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि ग्रो हर बंदा करना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि मैं ग्रो करूं, तो वो लोन को बहुत ज्यादा प्रेफर करता है, वो क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन क्रेडिट गवर्नमेंट में बहुत इजीली नहीं मिल पाता, इतनी फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो प्रेफर करते हैं सेकंड इनफॉर्मल सेक्टर को, जो लोग उन्हें लूट कर खा जाते हैं, और वो उस लेवल से ग्रो ही नहीं कर पाते, निकल ही नहीं पाते, और सारी उम्र उस डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उस कंडीशन से हमें अपने भाइयों को, हमें अपने किसानों को निकालना पड़ेगा। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, इंडस्ट्रीज में फैसिलिटीज दे, लेबर को अच्छे वेजेस दे, फैसिलिटीज दे। इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज पे थोड़ा ध्यान दे तो। राइट। मोर स्कूल्स, कॉलेजेस, मोर हॉस्पिटल्स, यस मोर स्कूल्स। टू डेवलप द कंट्री इज टू एजुकेट द कंट्री। जब तक हम अपनी कंट्री को एजुकेट नहीं करेंगे, डेवलपमेंट उस लेवल की पॉसिबल है ही नहीं। वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ हरियाणा एंड केरला। हमने देखा था कि केरला में, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि केरला का एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई, 91% है। कैसे हरियाणा ज्यादा कमा कर भी डेवलप्ड नहीं कहला पा रहा है, लेकिन केरला वहीं ऑन द अदर हैंड केरला कम कमा के भी डेवलप कहला रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी। तो इस पर तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, काम करना ही चाहिए, क्योंकि बिना स्कूलिंग के, बिना कॉलेजेस के, बिना एजुकेशन के हम उस लेवल पे ग्रो नहीं कर सकते। पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड, जो हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है, वो हमें एजुकेशन, और डेफिनेटली अर्निंग हमें एजुकेशन और ज्यादा अच्छे लेवल की देती है। मोर हॉस्पिटल्स, ऑब्वियसली ये टू एस्पेक्ट्स, अगर कोई किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो टू एस्पेक्ट, अगर स्वास्थ्य और माइंड पे काम कर लिया जाए, एक बंदा जो एजुकेटेड है और वो हेल्दी भी है, उसकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता।
हमारी ग्रोथ को कौन रोकता है? जब हमारा माइंड ज्यादा डेवलप नहीं होता, जब हम हेल्दी नहीं होते। अगर हम हेल्दी नहीं है, माइंड डेवलप नहीं है, तो ग्रोथ तो है ही नहीं पॉसिबल। वही उल्टे आते कि एक बंदा एजुकेटेड भी है, उसका माइंड भी स्ट्रांग है और वो हेल्दी भी है, तो डेफिनेटली दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल की, व्हाट शुड आई से, नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट होगी, राइट। अब आता है इन शॉर्ट टर्म्स 1/3 एम्प्लॉयमेंट फॉर फीमेल। अगर फीमेल्स को हम हमेशा से जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, मूवीज देखते आ रहे हैं, न्यूज में पढ़ते आ रहे हैं कि लेवल ऑफ वीमेन मस्ट बी रेज्ड। जब तक हमारे यहाँ की फीमेल कैटेगरी आगे नहीं आएगी, आगे तो नो डाउट आ रही है, लेकिन इक्वालिटी और जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि आज भी हमारी कंट्री में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो एजुकेशन देना तक जरूरी नहीं समझती गर्ल्स को, तो उस कंडीशन को हमारी गवर्नमेंट को निकालना होगा। इफ दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू बी एजुकेटेड, इफ दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू रेज देयर स्टैंडर्ड, दे गेट अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मोर एंड मोर, डेफिनेटली देयर लेवल विल गेट हायर एंड हाईएस्ट। तो ये फीमेल्स की कंडीशन को रेज करने के लिए, वुमेन की कंडीशन को रेज करने के लिए 1/3 एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कीम्स लाइक मनरेगा। मनरेगा को पहले नरेगा के नाम से इम्प्लीमेंट किया था, बाद में जब 2005 में एक एक्ट पास हुआ तो इसको मनरेगा कर दिया गया। अब ये है क्या, चलिए पहले इसको देखते हैं। ये है 100 डेज गारंटी ऑफ वर्क। हमारी गवर्नमेंट उन लोगों को जिनके पास काम नहीं है, उन लोगों को काम देता है। अगर काम नहीं मिल पाता है इन एनी केस, तो वो होता है ना कि बेरोजगारी भत्ता देता है, पैसे देता है। इट इज लाइक गारंटीड 100 डेज वर्क विद इन अ ईयर। एक साल में एक बंदा अगर अप्लाई करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसे गवर्नमेंट एक साल के अंदर 100 डेज की वर्क की गारंटी देता है। इफ फेस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आर गिवन। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है काम देने में, तो वो क्या देती है? बेरोजगारी भत्ता देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते हैं, राइट। इन 625 डिस्ट्रिक्ट, ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंटेड है। ऑल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क, और इसको राइट टू वर्क भी कहा गया है क्योंकि ये राइट टू वर्क के तहत ही बना है। क्यों? क्योंकि काम करना हर बंदे का हक है, राइट। काम करना हर बंदे का हक है और हर बंदे को काम देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, राइट। तो इसी जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए मनरेगा एक्ट पास हुआ था, राइट। इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है? पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके कह दे कि मेरे पास काम नहीं है और अंदर से वो छिप के काम कर रहा हूं, नहीं। एक पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, सब चीजें देखी जाती है कि हाँ ये बंदा एक्चुअल में बेरोजगार है या नहीं है। फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको फिर एक इशू कार्ड, जॉब इशू कार्ड दिया जाता है। जॉब कार्ड मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हाँ इस बंदे को जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसे कार्ड इशू कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से वो मांग सकता है कि भाई मुझे जॉब कार्ड इशू हो चुका है, अब मुझे काम दो, राइट। एंड टाइटल्स वर्क विद इन 15 डेज, और उस रजिस्ट्रेशन के 15 डेज में गवर्नमेंट को काम देना होता है, और अगर नहीं दे पाई तो बेरोजगारी भत्ता देती है। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया थे कि कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज दे सकती है और क्या क्या गवर्नमेंट को करने चाहिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। जितने भी लोग काम करते हैं, द पीपल ऑफ आवर कंट्री वर्क एनीवेयर, दे कम इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देयर कैटेगरी कम्स अंडर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनका एटमोस्फेयर, उनके वेजेस, उनकी सारी चीजें कैसे डिसाइडेड होती हैं, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और वो सेक्टर जहां पर चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होती वहां पर लोगों की कंडीशन क्या होती है। रेगुलर वर्क, ये सारी फैसिलिटीज हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर देता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सेक्टर आता है जैसे कि बैंक, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह जो गवर्नमेंट हमें देती है, वो ऑर्गेनाइज होता है। जो प्राइवेट होता है, पब्लिक जो अपना इंडिविजुअल जो करता है, वो अनऑर्गेनाइज होता है, वहां कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता। चलिए डिटेल में देखते हैं। रेगुलर वर्क, यहाँ हमें रेगुलर वर्क मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आज काम कर रहे हैं 10 दिन काम नहीं करेंगे। यहाँ रेगुलर वर्क होता है, यहाँ पर रेगुलर वर्क नहीं होता है।
फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, यहाँ पर एक रूल प्रॉपर प्रोसेस चलता है काम करने का, यहाँ पर कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं चलता। रूल्स रेगुलेशंस अंडर लॉज, यहाँ एक कानून है हमारी कंट्री का, उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग काम होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट के इस जॉब के लिए इतना वेज इतना पैकेज है, सैलरी पैकेज है, उतने ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को 20,000 मिल रहा है तो दूसरे बंदे को 50 मिल जाएंगे। नो, एक जॉब के लिए एक सैलरी डिसाइड होती है, एक पैकेज डिसाइड होता है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं होता। यहाँ किसी को कितना मिलता है, किसी को कितना मिलता है, डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे जो दूसरे बंदे को काम पे रखते हैं, उन पे मिलता है। जैसे प्राइवेट लोग होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो किसी को कितने सैलरी पे रखता है, किसी को 20,000 की सैलरी पे रखता है, किसी को 50,000 की रखता है, किसी को 1,00,000 की रखता है। मतलब हाँ, वेरी करता है वो, लेकिन यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते। यहाँ पर पूरा गवर्नमेंट का प्रॉपर रूल रेगुलेशन होती हैं। फैक्ट्रीज के एक्ट होते हैं, उन फैक्ट्रीज को अपने मजदूरों के साथ वही सारी चीजें डील करनी पड़ती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कराना पड़ता है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। इंक्लूड्स बैंक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इस कैटेगरी में काम करने वाले लोग किस कौन कौन सी जगह आती है? बैंक, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। ये सारे आपने देखा होगा कि स्कूल का, बैंक का, हॉस्पिटल्स का एक मैनेजमेंट होता है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट के कुछ एक्ट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें काम करते हैं। इसमें क्या होता है? इंक्लूड्स पीपल एम्प्लॉयड इन स्मॉल जॉब, छोटी छोटी जॉब, कोई भी अपना काम करता है और वो किसी को जॉब पे रख लेता है, ये उसके अंडर आता है। और यहाँ पर कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होती है। सुटेबल एंड फिक्स वेजेस, यहाँ के वेजेस वो मैंने बताया कि सुटेबल भी होता है, जो बंदा जितनी एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। और प्राइवेट में क्या होता है? थोड़ी सी फ्लैटरी, कोई कितना चापलूस है उसके बेस पे भी किसी की सैलरी बढ़ जाती है, कौन कितना काम का दिखावा कर रहा है उसकी बेस पे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पर जो जैसा काम करता है वैसा उसको उसकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। फिक्स वर्किंग आवर्स, यहाँ फिक्स वर्किंग आवर्स है, वेजेस सुटेबल है और फिक्स है। यहाँ पर ना वर्किंग आवर है, ना सुटेबिलिटी है, कुछ नहीं है। और कोई बंदा मजबूरी में बेचारा करता रहता है क्योंकि उसके पास अदर ऑप्शन नहीं होते। और हमारे कंट्री की कंडीशन जॉब, इन टर्म्स ऑफ जॉब कैसी है ये आप देख ही सकते हो, राइट। तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके फादर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, राइट। सुटेबल एंड फिक्स वेजेस हमने पढ़ लिए। सेवरल सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, हाँ यहाँ का एम्प्लॉयमेंट सिक्योर्ड होता है, ऐसा नहीं होता जैसे प्राइवेट उसमें जॉब्स वगैरह में क्या होता है कि किसी ने किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की और वो उसकी जॉब चली गई, किसी ने किसी के अगेंस्ट बॉस को चढ़ाया और उसके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी रची और उसको उसकी जॉब से निकाल देगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ सिक्योर्ड होती है जॉब। एंजॉयबल वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन एंजॉयबल होती है क्योंकि सारी जगह फैसिलिटीज मिल जाती है, हर बंदे को उसकी टैलेंट का पैसा मिल रहा है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है और किसी की अर्निंग से किसी की अर्निंग को कोई नुकसान नहीं है, तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है। फैसिलिटीज, मेडिकल, पेंशन, ऑब्वियसली यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, पेंशन मिलती है और सारे राइट्स मिलते हैं, हॉलीडेज वगैरह होता है, एक्स्ट्रा वर्क अगर करता है तो उसका अलग से चार्जेस होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ जितनी सारी चीजें अरेंज है, ये सारी चीजें मिलकर एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाती है। और एक बंदा जो इस सेक्टर में काम करता है उसकी मेंटेलिटी पे, उसकी मेंटल एबिलिटी पे, उसकी मेंटल कंडीशन में, और एक बंदा यहाँ, वो बंदा यहाँ हमेशा प्रेशर में रहेगा और एक बंदा यहाँ काम करने वाला हमेशा टेंशन फ्री रहेगा। यहाँ बंदा हमेशा प्रेशर में रहेगा कि कहीं उसकी जॉब छूट ना जाए, यहाँ काम करने वाला बंदा टेंशन फ्री रहेगा। यहाँ काम करने वाला बंदा हमेशा अपनी जॉब को बचाने के लिए, अपने बॉस को खुश करने के लिए उन चीजों में ज्यादा टाइम गवाता है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत हेल्दी होता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। यहाँ पर सब जो वर्किंग पीपल होते हैं, एक जगह पे जॉब करने वाले होते हैं, एक फैक्ट्री में या किसी में, एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे रहते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ बहुत अच्छी चीजें होती हैं। यहाँ एक्स्ट्रा लेबर भी ली जाती है, एक्स्ट्रा काम लिया जाता है, एक्स्ट्रा पे नहीं की जाती है, लेकिन राइट, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में करते हैं।
right? So we have studied the organized and unorganized. Which sector you would like to work, right? Write in comment section. कमेंट सेक्शन में लिखते रहा कीजिए, आपकी ऐसे नॉलेज इंप्रूव होती है। ये फालतू का काम नहीं है। अगर आप इसको टाइम टू टाइम मैं जो क्वेश्चन करते रहते हो आप लिखते रहते हैं, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट होती है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों की लाइफ डिफरेंट होती है, कैसे उनके वर्किंग एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है, कैसे उनकी वेजेस डिफरेंट होता है, कैसे उनका एटमॉस्फेयर तो मैंने बताया कि कैसे उनकी मेंटालिटी भी डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली एक बंदा हेल्दी एटमॉस्फेयर में काम करके हेल्दी रहेगा और वो ग्रो करेगा, और एक बंदा एक एटमॉस्फेयर जो बहुत ज्यादा प्रेशर वाला एटमॉस्फेयर हो, बहुत ज्यादा टॉर्चर वाला एटमॉस्फेयर हो, तो वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, राइट। तो देखते हैं कि Why do workers in unorganized sector need to be protected? जो बंदे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, वो कौन सी चीजें हैं, एंड हाउ टू क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोटेक्ट देम। अब कंडीशन हम देखेंगे कि क्यों उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है और कैसे उन्हें प्रोटेक्शन दी जा सकती है। तो मेनली हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, बस एक थोड़ा सा रिवीजन है इसमें। नो लॉज आर फॉलोड एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने कुछ भी रूल्स वगैरह बनाए होता है वो फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो किए जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो नहीं किए जाते हैं। नो फेयर वेजेस, वेजेस का भी कोई सुटेबिलिटी नहीं है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है, कोई फिक्स इनकम नहीं है। किसी को भी कितनी भी सैलरी और इनकम दी जाती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु इज गिविंग इट। उस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता है, वो अपने माइंड से चलता है, राइट। नो सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, अब कोई उसका एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, किसी भी पॉइंट पे उसको उसकी जॉब से निकाला जा सकता है और वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द माइंड ऑफ द बॉस ऑफ द ओनर। तो उस पे वहां कोई कंप्लेन नहीं है, वो किसी भी टाइम उसकी जॉब जा सकते हैं। एक तलवार तो उसके सर पे हमेशा लटके रहते हैं, क्या उसकी जॉब किसी भी टाइम पे जा सकती है। तो ये इनसिक्योरिटी बंदे को कभी ग्रो नहीं होने देती। नो फैसिलिटीज होती है, जैसे पीएफ होता है, प्रोविडेंट एंड फंड होता है, मेडिकेशन होती है, पेंशन नहीं होती है, ये सारी कुछ भी नहीं दिया जाता ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इसी वजह से यहाँ काम करने वाले का लेवल, मेंटालिटी, ग्रोथ सब कुछ आप इजीली इमेजिन कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, और इनको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये प्रोटेक्शन हमें हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर पे तो एक्ट अप्लाई होने ही चाहिए, पब्लिक सेक्टर पे भी एक लिमिट तक इम्प्लीमेंट होने चाहिए, क्योंकि वर्किंग पीपल तो सेम है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले भी एक आम बंदा है और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले भी एक प्राइवेट बंदा है, और ग्रोथ दोनों डिजर्व करते हैं। दोनों की मेहनत होती है, दोनों की फैमिली होती है, दोनों की लाइफ होती है, दोनों जगह इक्वल होनी चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे ये सारी चीजों पे काम कर लिया जाए तो ये कैसे वर्ड खत्म हो जाएगा। अगर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो जाएं, अगर फेयर वेजेस मिल जाएं, सिक्योरिटी मिल जाए, फैसिलिटीज मिल जाए, पेंशन मिल जाए। पेंशन तो चलो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया। इन सारी चीजों पे अगर काम कर लिया जाए तो ये हाउ की जरूरत ही ना पड़े और ये वाई की भी जरूरत ना पड़े, राइट। तो चलिए इस पॉइंट में बहुत यही बस सारी चीजें थी, और सिर्फ ये पॉइंट लिखकर इनके अंदर डिटेल भर के आपका एक लॉन्ग आंसर इजीली तैयार हो जाता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इनका अपने माइंड में एक आंसर लिखिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में भी, और अपने नोट्स भी बनाइएगा। और हाँ, बुक साथ लेकर बैठा करें, ताकि बुक से अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो ज्यादा स्ट्रांगली स्टडी कर पाएंगे, राइट। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा, और पढ़ा कि कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। अब हम ओनरशिप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये कौन सा सेक्टर किसके अंडर आता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट वाला सेक्टर होता है, ऑन बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑन करती है, और ये नाम से ही पता चलता है पब्लिक। जैसे वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, राइट। एम, यहाँ
गवर्नमेंट का कुछ भी करने का मकसद होता है लोगों की वेलफेयर। लेकिन यहाँ सपोज गवर्नमेंट स्कूल का मेन मकसद होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और प्राइवेट स्कूल का मकसद तो सोसाइटी की वेलबींग होता ही है, क्योंकि एजुकेशन वहां भी एक अच्छी क्वालिटी की मिलती है, लेकिन उनका पर्पस वेलफेयर से ज्यादा होके अर्निंग मनी होता है, राइट। फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, यहाँ नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ सारी फैसिलिटीज। वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में जो नेसेसरी फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ दिस। एम्प्लॉयमेंट इज सिक्योर्ड, यहाँ गवर्नमेंट का है तो सिक्योरिटी डेफिनेटली होगी, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ के वेजेस फिक्स है, यहाँ के वेजेस फिक्स नहीं है। बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, प्रोवाइड कंज्यूमर गुड्स, यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी। इसके एग्जाम्पल बीएसएनएल, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। बीएसएनएल तो आजकल हम पढ़ ही रहे हैं, न्यूज में भी काफी सारा आ रहा है कि बीएसएनएल जो है वो उसके जो प्राइजेस हैं, जैसे कि जियो और एयरटेल, इन सारी कंपनीज ने अपने प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई कर दिए हैं, और बीएसएनएल के प्राइजेस थोड़े कम है। तो ये आजकल वैसे भी एक करंट टॉपिक बना हुआ है। अंडर है पब्लिक सेक्टर के, और प्राइवेट सेक्टर में टिस्को, रिलायंस जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर है, और जैसे कि एयरटेल और ये जियो प्राइवेट है, इसलिए ये अपने रेट अपने रिचार्ज की रेट बढ़ाए जा रहा है, क्योंकि इनका मकसद है पैसा कमाना। बीएसएनएल अपना रेट नहीं बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना से ज्यादा लेकर, पैसा तो सभी कमाते हैं, गवर्नमेंट भी पैसा कमाती है नो डाउट, लेकिन मेन मकसद उनका, बीएसएनएल का मेन मकसद है लोगों को फैसिलिटीज देना, लोगों को कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना विद इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। और रिलायंस और एयरटेल क्या कर रहा है? बढ़ाया जा रहा है, फैसिलिटीज दिए, बहुत सारे छोटे छोटे रिचार्ज दिए, छोटे छोटे रिचार्ज में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा दिया, तो लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। अब आके रेट इतने हाई कर दिए ताकि ज्यादा लोग पहले ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए छोटे छोटे प्राइसेस रख दिए, अब एकदम रेट बढ़ा दिए। तो दिस इज जस्ट टू अर्न मनी, एंड बीएसएनएल इज नॉट इंक्रीजिंग द रेट्स, इंक्रीजिंग द रिचार्ज। क्यों? क्योंकि द मेन पर्पज इज टू गिव फैसिलिटीज। मेन पर्पज ऑफ एयरटेल इज टू अर्न मनी एंड जियो इज टू अर्न मनी। मेन पर्पज ऑफ बीएसएनएल इज टू गिव फैसिलिटीज। तो करंट टॉपिक ही हो गया हमारे लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने सामने बुक जरूर रखिएगा, ताकि आप अपने बुक से कनेक्टेड रहे, क्योंकि हमेशा हम वीडियोस वगैरह नहीं देख सकते हैं। बुक से रिलेटेड रहेंगे तो माइंड में सेट रहेगा, और छोटे छोटे नोट्स भी बनाते रहा कीजिए। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पूरा चैप्टर उतार दिया जाता है इस बोर्ड पे, तो आप इसका टाइम टू टाइम हर हेडिंग में इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लिया कीजिए, क्योंकि सिर्फ ये पॉइंट्स पूरी बुक नहीं फिर रीड करनी पड़ती है, ये पॉइंट्स ही आपको चैप्टर रिवाइज करा देते हैं, राइट। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे, और वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा ताकि रिवीजन हो सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नए सोच के साथ। टिल देन, बाय बाय।